मैं डॉक्टर एस.एम.एच. रिजवी, विषय विशेषज्ञ, मानव विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज का जो विषय है वो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजिनस पीपल, स्वदेशी लोगों का मानव विज्ञान। आज इस विषय पे हमें चर्चा करना है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मानव विज्ञान क्या है या निरीह विज्ञान क्या है। मानव विज्ञान को हिंदी में निरीह विज्ञान भी बोलते हैं। मानव विज्ञान या निरीह विज्ञान मानव और उसकी आनुवांशिकी, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन है। हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि निरीह विज्ञान एक वैश्विक विद्या है जिसमें मानविकी, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान को एक दूसरे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। मानव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के समेत मनुष्य उत्पत्ति, मानव शारीरिक लक्षण, मानव शरीर में बदलाव, मनुष्य प्रजातियों में आए बदलावों इत्यादि से ज्ञान की रचना करता है। हम इसको दूसरे शब्दों में कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि मानव विज्ञान या निरीह विज्ञान मानव, उसकी आनुवंशिकी, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक निरीह विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान या सामाजिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक निरीह विज्ञान, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से बोलते हैं, के तहत मानदंडों और समाज के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का शीर्षक है, टॉपिक है, इंडिजिनस। ये सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिजिनस शब्द कहाँ से हमारे बीच में आया। इंडिजिनस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के इंडिजेना से हुई है। इंडी जिसका अर्थ होता है भीतर या अंदर, और जीन या जेनेर जिसका अर्थ जड़ या मूल होता है, जिसका अर्थ भूमि से उत्पन्न या मूल निवासी या स्वदेशी। तो इंडिजिनस शब्द को हिंदी में हम स्वदेशी या देशज कहते हैं। अर्थात इंडिजिनस का अर्थ कहीं कहीं देशज भी देखने को मिलता है। स्वदेशी के कुछ सामान्य पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें अन्य शब्दों से भी हम जानते हैं, जैसे आदिवासी, स्थानिक और मूल निवासी। जबकि इन सभी शब्दों का अर्थ एक है। एक इलाके से संबंधित स्वदेशी उस पर लागू होता है जो न केवल मूल है, बल्कि जो जहां तक निर्धारित किया जा सकता है कभी न कहीं और से लाया हो या नहीं लाया गया है, उसको हम स्वदेशी या देशज कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वदेशी को जनजाति, खाना बदोश, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह घूम फिर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बंजारे का भी इसी तरह से, आज यहाँ कल वहाँ। पहाड़ी वनवासी जो वनों में वास करते हैं। आदिवासी, पहले लोग राष्ट्र और इसको मूल जनसंख्या, शिकारी, संग्रहकर्ता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्वदेशी को हम इन सभी नामों से अलग अलग जगहों पे हम जानते हैं। ऐतिहासिक लोगों के
एक समूह के संदर्भों के रूप में स्वदेशी शब्द का उपयोग पहली बार यूरोपीय लोगों द्वारा अमेरिका के स्वदेशी लोगों को गुलाम अफ्रीकियों से पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए किया गया था। स्वदेशी शब्द को 1970 के दशक में स्वदेशी नेताओं द्वारा विविध समुदायों की पहचान करने और उन्हें एकजुट करने और वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। स्वदेशी शब्द एक संबंध परक शब्द है जो लोगों के पारंपरिक क्षेत्रों से जुड़ाव के साथ साथ उपनिवेशीकरण के उनके अनुभवों को भी उजागर करता है। अब हम बात करते हैं कि हम साधारण रूप से हम स्वदेशी लोग किसको जानते हैं, किसको कहते हैं। तो देखेंगे कि स्वदेशी लोग अद्वितीय भाषाओं, ज्ञान प्रणालियों और मान्यताओं के धारक हैं और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए प्रथाओं का अमूल्य ज्ञान रखते हैं। उनकी अपनी पारंपरिक भूमि से विशेष संबंध और उपयोग है। स्वदेशी लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, उस पर हम जब चर्चा करते हैं तो हिंसा और क्रूरता, निरंतर आत्मसातीकरण नीतियां, हाशिए पर जाना, भूमि से बेदखल करना, जबरन निष्कासन, जबरदस्ती उनको निकाल देना या स्थानांतरण, हटा देना, भूमि अधिकारों से इनकार, भूमि अधिकारों से वंचित कर देना, बड़े पैमाने पर विकास के प्रभाव, सैन्य बलों द्वारा दुर्व्यवहार और सशस्त्र संघर्ष, इसके अतिरिक्त कई अन्य दुर्व्यवहार के मुद्दे हैं जिस पे हम बात करते हैं। अब चूंकि शब्द स्वदेशी है तो मन में विचार आता है कि देशी और स्वदेशी में क्या अंतर है, हम किसको देशी समझते हैं, किसको स्वदेशी। तो इसको जानने के लिए जो इस इंडिजिनस पीपुल का तात्पर्य जो है, यानी स्वदेशी लोगों का जो तात्पर्य है, वो साझा राष्ट्रीय पहचान वाले स्वदेशी लोगों के समूह से है, जैसे नवाजो या सामी। और ये अमेरिकी लोग कहने के बराबर हैं। मूल अमेरिकी और अमेरिकी भारतीय शब्द यूरोपीय संपर्क से पहले अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर हम स्वदेशी की पहचान कैसे करते हैं, इनके लिए मानदंड क्या हैं, इनके लिए हम किन मानदंडों को प्रयोग करके इनको हम पहचानेंगे। तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि आदिवासी या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वंश का होना, एक आदिवासी या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर व्यक्ति के रूप में पहचान करना, उस समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाना जिसमें आप रहते हैं या पहले रहते थे। अगर हम बात करें कि एक स्वदेशी या देशज व्यक्ति कौन है, तो हम उनको इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि एक स्वदेशी और देशज व्यक्ति वो है जो स्वदेशी या समूह चेतना के रूप में स्व पहचान के माध्यम से स्वदेशी लोगों से संबंधित समूह द्वारा इसके सदस्यों में से एक के रूप में पहचाना और स्वीकार किया जाता है। तो ये तो स्वदेशी व्यक्ति की पहचान है। अब हम बात करेंगे पारंपरिक स्वदेशी अर्थात ट्रेडिशनल इंडिजिनस, ये कौन है। परिभाषा अगर हम इनकी परिभाषा के रूप में इनको हम देखें
तो पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान को ज्ञान, विश्वासों और परंपराओं के एक नेटवर्क, जाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य समय के साथ संस्कृति, कल्चर और परिदृश्य के साथ स्वदेशी संबंधों को संरक्षित करना, संचार करना और प्रासंगिक बनाना है। स्वदेशी लोग अद्वितीय संस्कृतियों और जीवन जीने के तरीकों के उत्तराधिकारी और प्रैक्टिशनर यानी अभ्यासकर्ता हैं। लगभग 70 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं और उनमें से कई किसान, कुछ शिकारी संग्रहकर्ता या चरवाहे हैं, जानवरों को चराने का काम करते हैं, अपने भूख मिटाने के लिए शिकार का सहारा लेते हैं। ये समुदाय अपने परिवेश के साथ सद्भाव में रहकर फलते फूलते हैं। हम इनको अगर बात करें कि इनको हम स्वदेशी क्यों कहते हैं, स्वदेशी शब्द को 1970 के दशक में स्वदेशी नेताओं द्वारा विभिन्न समुदायों की पहचान करने, उन्हें एकजुट करने, एकत्रित करने और वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। स्वदेशी शब्द एक संबंध परक शब्द है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो लोगों के पारंपरिक क्षेत्रों से जुड़ाव के साथ साथ उपनिवेशीकरण के उनके अनुभवों को भी उजागर करता है। अब बात आती है कि स्वदेशी हैं तो उनके कुछ शिल्प भी होंगी, उनकी कुछ कलाएं भी होंगी, तो हम उनकी शिल्प और कलाओं के बारे में हमें जानना है कि स्वदेशी शिल्प में क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ का उपयोग होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो इन कला रूपों में अगर हम देखें तो जटिल बुनाई से लेकर मिट्टी के बर्तन, टैटू और बांस शिल्प, संगीत, नृत्य, कपड़ा कला और लकड़ी की नक्काशी तक शामिल है। लकड़ी पर विभिन्न चित्रों की नक्काशी, वृक्षों की नक्काशी, पुष्प की नक्काशी, इस तरह का शिल्प देखने को मिलता है स्वदेशी शिल्प के उदाहरण के रूप में। तो फिर आइए हम देखते हैं कि फिलीपींस में विविध स्वदेशी कला रूपों का पता लगाने के लिए हम देखें, एक यात्रा करें, शुरू करें कि उस सुंदरता और शिल्प कौशल की सराहना करें जो अद्वितीय बनाती है। आपके सामने ये स्वदेशी कला का एक चित्र है, आप इसमें देखें। ये स्वदेशी कला आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाती हैं। इस तरह की पेंटिंग्स हैं, कला हैं, ये अक्सर दीवालों पर, वाल पर लगी होती हैं और म्यूजियम्स वगैरह में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी देखने को। पारंपरिक स्वदेशी कला आदिवासी कला बनाने में कई प्रकार और विधियों का उपयोग किया जाता है। आदिवासियों के आम तरीके से उनके यहाँ जब कोई अनुष्ठान होता है तो उसमें वो अपनी जो उनकी पारंपरिक कला है उसको, वो पेंटिंग्स हैं, उनको वो अपने घरों में बनाकर लगाते हैं, दीवारों पर बनाते हैं। ऐसा आपको इनकी आबादियों में देखने को मिल जाता है। त्योहार के समय पे भी ये अपना कुछ कला का निरूपण करते हैं। आदिवासी कला बनाने में कई प्रकार और विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें रॉक पेंटिंग, डॉट पेंटिंग, राख उत्कीर्णन, छाल पेंटिंग, नक्काशी, मूर्तियां बनाना,
बुनाई और स्ट्रिंग कला शामिल है। पत्तों पे भी ये पुष्प की छाल पे भी ये पेंटिंग करते हैं, नक्काशी करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, रॉक पेंटिंग उस पे भी ये इनकी कलाएँ देखने को मिल जाती हैं। जो इनकी स्वदेशी कला शैली है, जिसका चित्र आपके सामने है कि इनकी कला शैली किस तरह की है। स्वदेशी कला कहानी कहने पर केंद्रित है। इसका उपयोग आदिवासी लोगों की भूमि, घटनाओं और विश्वासों के बारे में जानकारी देने के लिए कालक्रम के रूप में किया जाता है। इनमें प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, चिन्हों का भी सांस्कृतिक महत्व की कहानियों को लिखने, जीवित रहने और भूमि के उपयोग को सिखाने का एक वैकल्पिक तरीका है। इनके यहाँ कुछ फाइबर कला का भी देखने को मिलता है। अमेरिका के स्वदेशी लोगों की कपड़ा कलाएं, कपड़े पे पेंटिंग जो होती हैं कुछ इस तरह से। अमेरिका के स्वदेशी लोगों द्वारा पौधों, जानवरों या सिंथेटिक फाइबर से बनाई गई सजावटी, उपयोगितावादी, औपचारिक या वैचारिक कलाकृतियाँ, कपड़ों पे भी ये कुछ इस तरह से अपनी कला का निरूपण करते हैं। कभी-कभी डोलियों का चित्र होता है जो शादी विवाह के समय प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी पुष्प, कभी-कभी जानवरों, तो अलग-अलग उस पे ये बनाते रहते हैं, जो इनकी स्वदेशी फाइबर कला का एक नमूना है। इनके यहाँ प्रथाओं का बहुत ही महत्व है और प्रथाओं पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे अगर हम स्वदेशी प्रथा की बात करें, तो ये किसी विशेष समुदाय या संस्कृति में पीढ़ियों दर पीढ़ी, यानी पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल और तकनीकों को संदर्भित करता है। ये प्रथाएं अक्सर स्थानीय पर्यावरण और संसाधनों से निकटता से, नजदीकी से जुड़ी होती हैं और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से आकार लेती हैं। स्वदेशी लोगों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक या चिन्ह क्या होते हैं, उनकी बात अगर हम करें तो मूल अमेरिकियों के लिए सामान्य कुछ प्रतीक परिवार, शांति और ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 लोगों वाला एक घेरा परिवार का प्रतीक है। अगर 4 लोग का एक घेरा है तो उनके यहाँ इसको परिवार का प्रतीक मानते हैं, परिवार का चिन्ह मानते हैं। वृत्त सुरक्षा और घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। अगर वृत्त का चित्र बना है, सर्किल बना हुआ है, तो उसको ये सेफ्टी, सुरक्षा और घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों को दर्शाते हैं। एक टूटा हुआ तीर शांति का प्रतीक है और एक ईगल या ईगल का पंख शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से ये इनके कुछ स्वदेशी लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक थे और प्रथाएं। इनमें अगर हम इनकी भाषाओं के बारे में बात करें कि स्वदेशी भाषाएं, तो इन भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अल्गोक्वियन भाषाएं, इनुइट भाषाएं,
अथाबास्कन भाषाएं, सियोआन भाषाएं, सैलिश भाषाएं, सिमिशियन भाषाएं, वकाशन भाषाएं, इरोक्वियन भाषाएं, मिचिफ, तिलिंगित, कुटिनाई इत्यादि भाषाएं इनकी हैं। अभी हम प्रतीक की बात कर रहे थे कि स्वदेशी प्रतीक या स्वदेशी चिन्ह। तो प्रथम राष्ट्र का प्रतीक ईगल पंख। ईगल को सभी प्रथम राष्ट्रों द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ईगल को निर्माता का दूत माना जाता है, इसलिए इसके पंखों को बहुत सम्मान दिया जाता है। ऐसी विचारधारा है। इस प्रकार ईगल पंख लोगों और निर्माता के बीच एक कड़ी है, एक चेन है। ईगल पंखों को अनुष्ठान में इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर समुदाय में कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कोई कुछ संख्या महत्वपूर्ण किसी के यहाँ कुछ होती है, लेकिन स्वदेशी लोगों के यहाँ के लिए अगर हम देखें तो इनके यहाँ संख्या 4 का महत्व कुछ ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्सर निर्माता को धन्यवाद देते हुए 4 तत्वों, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, 4 ऋतुओं, 4 दिशाओं, 4 मानव जातियों, हृदय के 4 कक्षों, शरीर के 4 चतुर्थांशों, मस्तिष्क के 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए इनके यहाँ इन सभी चीजों के आधार पर संख्या 4 का महत्व अपने आप में बहुत है। स्वदेशी संस्कृति में वृत्त की भूमिका, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर आकार जैसे वृत्त है उसका क्या है, 4 लोगों का घेरा है उसका क्या है महत्व, उसी तरीके से इनके यहाँ जो वृत्त की भूमिका है, तो आदिवासी लोगों के लिए वृत्त का महत्व कई मायनों में स्पष्ट है। वृत्त जीवन के सभी रूपों की परस्पर निर्भरता का एक पवित्र प्रतीक है। वृत्त मूल आध्यात्मिकता, पारिवारिक संरचना, लोगों के जमावड़े, बैठकों, संगतों, गीतों और नृत्यों में एक प्रमुख प्रतीक है। तो ये कुछ इनके यहाँ वृत्त की भूमिका है, वृत्त की का महत्व है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्वदेशी लोग पृथ्वी को कैसे देखते हैं, अर्थ को उनके यहाँ क्या महत्व दिया गया है। धरती माता की मुख्य धारा के लोकप्रिय होने से बहुत पहले प्रथम राष्ट्र, इनुइट और बाद में मेटिस लोग वास्तव में पृथ्वी से अपनी मां के रूप में जुड़े हुए थे। प्राकृतिक दुनिया को घर माना जाता है और उस पर अपनाए जाने वाला सही रुख एक सम्मानजनक प्रबंधन और कृतज्ञता का परस्पर जुड़ा हुआ रुख है, जो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि विश्व स्तर पर स्वदेशी लोगों की संख्या कितनी है, क्या है, कैसे है, तो हम आंकड़ों के अनुसार देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर स्वदेशी लोगों की कुल संख्या 370 मिलियन से अधिक है और वे भौगोलिक स्थानों, सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी
और परंपराओं और अन्य सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक और राजनीतिक गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वदेशी लोगों को ऐतिहासिक रूप से मीडिया चित्रों में बाहर रखा गया है, और जब वे होते हैं तो उन्हें गलत और रूढ़िवादी लेंस के माध्यम से गलत तरीके से प्रस्तुत या कास्ट किया गया है। यह अंतर्दृष्टि वैश्विक स्वदेशी आबादी को संबोधित करने के लिए है। सामुदायिक भागीदारों के इनपुट के साथ निर्मित वे विपणक को अपने काम में स्वदेशी लोगों, समुदायों या संस्कृतियों का प्रामाणिक रूप से प्रतिनिधित्व करने में सहायता करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं, उसको उसके प्रतिनिधित्व में पूरी तरीके से भरसक प्रयास करके, सहायता प्रदान करके उसको लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। दुनिया में 90 से अधिक देशों में, विश्व में 90 से अधिक देशों में 370 से 500 मिलियन स्वदेशी लोग हैं। 90 से अधिक देशों में अगर इनकी हम आंकड़ों का बात करते हैं तो 370 से 500 मिलियन स्वदेशी लोग हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 574 संघ द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियां, ट्राइब्स हैं, और कनाडा में 600 से अधिक प्रथम राष्ट्र समुदाय हैं। प्रत्येक समूह की सांस्कृतिक प्रथाएं एक दूसरे में काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप, स्वदेशी को देखने का कोई एक पहचान योग्य तरीका नहीं है कि हम इनको देख के पहचान लें कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक निश्चित तरीके से देखने से कोई कम या ज्यादा स्वदेशी हो जाता है। इसी समय स्वदेशी लोगों के चित्रण, उनके चित्र, उनके फोटो अक्सर कई अलग अलग जनजातियों के सांस्कृतिक रूप से गलत समामेलन का प्रदर्शन करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी लोगों को एक छतरी के नीचे बयानबाजी या प्रतिनिधित्व में सामान्यीकृत न किया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी एक स्वदेशी को देख के हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कोई कम या ज़्यादा स्वदेशी हो जाए, ऐसा नहीं। अधिकांश देशों में स्वदेशी लोगों के बारे में शिक्षा और जागरूकता कम है। इनकी पहचान के लिए इनमें शिक्षा और जागरूकता लाना हमारा कर्तव्य है, हमारा परम कर्तव्य, हमें करना चाहिए। और कई लोग गलत तरीके से मानते हैं कि स्वदेशी लोग अभी भी मौजूद नहीं हैं, जबकि ये गलत है। स्वदेशी लोग अक्सर प्रमुख सामाजिक समूहों के साथ तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जिन्होंने समय के साथ स्वदेशी लोगों को अपनी भूमि और संसाधनों से अलग करने के लिए नरसंहार, उन्मूलन और मजबूर आत्मसात करने के तरीकों का उपयोग किया है। ये प्रवृत्तियां आज तक चलती हैं, चल रही हैं,
जहाँ केवल पिछले काल में स्वदेशी लोगों के संदर्भ सुनना आम है, जो इस धारणा की पुष्टि करता है कि स्वदेशी लोग मौजूद नहीं हैं और इस प्रकार उनकी भूमि, उनके संसाधन, उनकी संस्कृतियां लेने के लिए उपलब्ध है। अब इन स्वदेशियों के लिए कोई कानूनी हैसियत भी हमें मालूम होना चाहिए कि इनके लिए कुछ कानूनी हैसियत है जिससे इनको कुछ सपोर्ट, सहायता मिले। दुनिया के कुछ स्वदेशी राष्ट्र भी अपने विशेष देशों में एक संप्रभु कानूनी स्थिति रखते हैं। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ द्वारा मान्यता प्राप्त आदिवासी सरकारें संयुक्त राज्य में 3 संप्रभु शक्तियों में से एक है, जिसमें संघीय सरकार और राज्य सरकारें भी शामिल हैं। इसमें संघीय सरकार और राज्य सरकारें भी शामिल हैं। ये आदिवासी सरकारें संघीय सरकार के साथ और कभी-कभी उन राज्यों की सरकार के साथ राष्ट्र से संबंध बनाए रखती हैं जिनमें वे स्थित हैं। इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि स्वदेशी व्यक्ति जो अपने आदिवासी राष्ट्र में नामांकित हैं, वे भी एक विशेष जातीयता के साथ पहचान करने के अतिरिक्त उस राष्ट्र के नागरिक हैं। इसके बरक्स, इसके विपरीत, ऐसे व्यक्ति जो स्वदेशी के रूप में पहचान करते हैं लेकिन किसी विशेष जनजाति के साथ नामांकित नहीं होते, उनके पास अभी भी सांस्कृतिक, नस्ली और ऐतिहासिक पहचान हो सकती है, जो किसी विशेष आदिवासी राष्ट्र के भीतर कानूनी या राजनीतिक अधिकारों, पॉलिटिकल राइट्स के बिना भी सम्मानित होनी चाहिए। हमारा जो विषय है, जो शीर्षक है, तो उसमें जो हमें कवर करना है उसमें औपनिवेशिक उत्पीड़न। औपनिवेशिक उत्पीड़न की प्रणालियों के कारण स्वदेशी लोगों को अपनी आत्म अवधारणा और आत्म छवि साझा करने के अधिकार से वंचित किया गया है। अक्सर कहानियों, आख्यानों, व्याख्यानों के बारे में बताया जाता है कि स्वदेशी लोगों के बजाय स्वदेशी दृष्टिकोण से इसलिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ये समुदाय आत्मनिर्णय के आधार का सम्मान करते हैं। स्वदेशी लोगों को खुद का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और किसी भी काम में सहयोगी होना चाहिए जो उनकी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रसिद्ध कहानियों में स्वदेशी लोगों के अधिकांश उदाहरण, विशेष रूप से थैंक्स गिविंग, सेकागावे और पोकाहंटास के अमेरिकी मिथकों में पाए जाते हैं। महान सैवेज या जंगली सैवेज स्टीरियोटाइप की तुलना में स्वदेशी लोगों को अधीन करते हैं। किसी ब्रांड या उत्पाद के साथ बातचीत करने वाले स्वदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करते समय
स्वदेशी समूह की एजेंसी और आत्मनिर्भरता पर जोर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वदेशी लोगों की जैविक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें जैविक और स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों की ज्ञान प्रणाली और प्रथाएं हमारी धरती की जैविक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वदेशी लोगों की ज्ञान और अभ्यास की ये प्रणालियां मौखिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। इनकी अनूठी संस्कृति, पद्धतियों, स्थान आधारित शिक्षा इनकी प्रमुख विशेषता है। इस विषय को लेकर आगाह किया गया है। हमें बताया गया है कि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के जीवन पर अलग अलग तरह के दबाव पड़ रहे हैं, जिसके चलते इनके ज्ञान प्रणाली और प्रथाओं को व्यापक नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से हमारी धरती की जैविक और सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है कि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों की ज्ञान प्रणालियों की नुकसान और विनाश के व्यापक सामाजिक और पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। सह अध्ययनकर्ता SFU पुरातत्व के प्रोफेसर डाना लेपोफ्स्की कहते हैं कि हमने स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान के खतरों पर चर्चा करने, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा इन खतरों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने के बीच संतुलन बनाने के लिए अथक परिश्रम, कड़ी मेहनत की है। दुनिया भर में स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय अपनी ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं का जश्न मना रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं और उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं और दुनिया भर में लोगों के रूप में हमें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में, सरकारी एजेंसियों की नीतियों में और अपने व्यक्तिगत विकल्पों में इन प्रयासों को, इन कोशिशों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देने को कहा है। अध्ययनकर्ता बताते हैं कि कैसे स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों की ज्ञान प्रणाली और प्रथाएं हमारी धरती की जैविक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वे इस बात का दस्तावेजीकरण भी करते हैं कि सामाजिक और पारिस्थितिकी परिणामों के साथ इस ज्ञान को खतरनाक दरों पर किस तरह नुकसान हो रहा है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ एथनोबायोलॉजी में भी प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त सह अध्ययनकर्ता अल्वारो फर्नांडीज लाला मारेस ने कहा, उनके कथनानुसार, कि हालांकि स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान प्रणालियां स्वाभाविक रूप से अपनाई जाने वाली और उल्लेखनीय रूप से लचीली हैं, उनकी न्यू औपनिवेशिक समाधान, भूमि अधिग्रहण और संसाधनों के उपयोग के साथ समझौता किया जा रहा है
और इस तरह के काम लगातार जारी हैं। इन दबावों के चलते पारिस्थितिकी जो हमारी इकोलॉजी है और सामाजिक तौर पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वदेशी लोग अपनी अनूठी संस्कृतियों और पर्यावरण से संबंधित तरीकों से चलने वाले लोग हैं। उनका जीवन उनकी संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आज के बदलते युग में अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को बरकरार रखा है। उससे उन्होंने कोई खिलवाड़ नहीं किया है। आदिवासी समुदाय जो हमेशा जैव विविधता के प्रमुख संरक्षक रहे हैं, उनके अधिकारों को भी पहचानने और संरक्षित करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। आदिवासी समुदायों के लिए मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए विशेष रूप से आदिवासियों के सामूहिक अधिकारों, लैंगिक समानता, सुरक्षा और पूर्ति व इसके अतिरिक्त उनके अधिकारों के लिए नवीन तरीकों की तलाश करनी चाहिए, नवीन विधियों की खोज करनी चाहिए। अब बात आती है जैव विविधता संरक्षण में आदिवासी समुदायों की भूमिका क्या है, उनकी क्या भूमिका है, उसका कितना महत्व है। तो बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण। तो इसमें आदिवासी समुदायों द्वारा पेड़ों को देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में देखे जाने से जुड़ा धार्मिक विश्वास व्यक्तियों के प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कई फसलों, जंगली फलों, बीज, कंदमूल आदि विभिन्न प्रकार के पौधों का जनजाति और आदिवासी लोगों द्वारा संरक्षण किया जाता है, क्योंकि वे अपनी खाद्य जरूरतों के लिए इन स्रोतों पर निर्भर हैं। ये कुछ प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण था। इसके बाद पारंपरिक ज्ञान का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। आदिवासी लोग और जैव विविधता एक दूसरे के पूरक हैं। समय के साथ ग्रामीण समुदायों ने औषधि पौधों की खेती और उनके प्रचार के लिए आदिवासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान का उपयोग किया है। इन संरक्षित पौधों में कई सांप और बिच्छू के काटने या टूटी हड्डियों व ऑर्थोपेडिक उपचार में के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पौधों हैं, जिनकी सहायता से ये उसकी इलाज, चिकित्सा कर। अब बात करते हैं कि जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी हमने आपके सामने बताया कि आदिवासी लोग इसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जैव विविधता को। तो इसका महत्व क्या है? किसी पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रत्येक प्रजाति की अपनी अपनी भूमिका होती है। प्रत्येक प्रजाति के अस्तित्व का महत्व होता है। प्रत्येक जीव न केवल अपनी क्रियाएं करता है, बल्कि साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। सहजीविता इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा, पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। या हम दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रजातियों के ह्रास से
समूचे तंत्र के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अर्थात जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होती हैं, वो पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है। पर्यावरणीय महत्व के अलावा जैव विविधता आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और औषधि संसाधन, जिसकी एक सूची नीचे तक हम अभी आपको उसको बताएंगे आप कि आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। ये एक आपके सामने एक चार्ट, एक सूची हमने पेश की है, जिसमें आप देखें कि जो औषधि हैं उनका स्रोत क्या है और उनको किन किन स्रोतों से लिया गया है। जैसे अगर हम नंबर 1 पे बात करते हैं, पहले पे तो एट्रोपिन है। इसका जो स्रोत पौधा है, किस पौधे से लिया गया? धतूरा से, इसको हम बेलाडोना बोलते हैं। दूसरा है ब्रोमिलेन, ये अनानास से लिया गया है। और फिर कैफीन, जो बहुत ही सुना हुआ नाम है, चाय और कहवा पौधों से कैफीन तैयार होता है, कि जो औषधि है कैफीन। इसी तरह काफूर, इसको कपूर भी बोलते हैं, कर्पूर कैम्फर ट्री, कर्पूर का पेड़ होता है, उससे ये दवा प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है। कोकीन, कोकुआ, ये एनाल्जेसिक होता है, दर्द निवारक। कोडीन, ये अफीम का पोस्ता, ये भी एनाल्जेसिक है। इसी तरह इसके आगे अगर हम देखें, ये कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मार्फिन, अफीम का पोस्ता, एनाल्जेसिक का काम ये भी करता है। मेंथाल, ये पुदीना से लिया जाता है। पपाइन, ये पपीता से लिया जाता है। इसी तरह पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंगस, या एंटीबायोटिक है। तो इस तरह ये कुछ इन जो पौधों से लिए जाते हैं, स्रोत पौधा है इनके, और ये उनकी औषधि हैं। ये एक हमने आपके सामने चार्ट पेश किया। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये तो समय अभाव के चलते सब एक साथ तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अक्सर आदिवासी और ये इस तरह के लोग जो हैं, ये फोड़े फुंसी का भी इलाज ये पेड़ पौधों के माध्यम से करते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था सोनभद्र में, तो वहाँ पे आदिवासियों को मैंने देखा, जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो अगर उनके यहाँ फोड़े फुंसी जो होते हैं, तो इसका इलाज वो करते हैं, वो एक भंगरा पत्ती होती है, जो एक लंबी सी पत्ती होती है, जो बथुए की शेप में होती है, जो हमारे यहाँ बथुआ खाया जाता है, उसी तरह की होती है। लेकिन ये गंदे स्थानों पे उगती, जैसे नाली के किनारे इसकी वहाँ पे ये देखने को मिलती है, साफ सुथरी जगहों पे ये नहीं होती है। तो उसको ये पत्तियों को तोड़ के उसको पीस के उसमें खड़ा नमक, जो गट्टी वाला होता है, उसको पीस के फोड़े फुंसी पे बांध देते, तो उनका फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है। ये उससे इलाज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इनके यहाँ, पीलिया का भी है, जैसा कि उन्होंने बताया था, पीलिया का जब इनके यहाँ कांवर और पीलिया हो जाती है बच्चों में, तो ये वो जो पेड़ पौधे हैं उससे भी करते हैं, और कुछ तरह का मांस वास है उससे भी अपना ये उसको खिला पिला के करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से अपना वहीं पे वन में रह के ही अपना इलाज कर लेते हैं। स्वदेशी लोगों के अगर हम अधिकारों और विकास के लिए जो एक इनका वैश्विक गठबंधन है, इस पे चर्चा करें कि वरिष्ठ सलाहकार एक गठबंधन बनाने के लिए USAID के वैश्विक विकास गठबंधन तंत्र का लाभ उठा रहे हैं, जो
3 महत्वपूर्ण ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्वदेशी जनप्रतिनिधि संगठनों की प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करना, राष्ट्रीय सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से स्वदेशी लोगों के अधिकारों और विकास आवश्यकताओं के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना और अपने क्षेत्रों और समुदायों में स्वदेशी व्यवसायों और नए आर्थिक मॉडल के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना। इस गठबंधन का सह नेतृत्व स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाएगा और स्वदेशी लोगों पर केंद्रित कार्यक्रमों को बढ़ाने की और विस्तारित करने और नई नीति का पालन करने के लिए USAID के प्रयासों को मजबूत करेगा। स्वदेशी लोगों का वैश्विक अवलोकन अगर हम करें तो एशिया में 70% से अधिक लोग अपनी पहचान स्वदेशी लोगों से संबंधित बताते हैं। 70% से अधिक। एशिया में स्वदेशी और आदिवासी लोगों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानुसार, उनके अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया के 2/3 स्वदेशी लोग एशिया में निवास करते हैं। दुनिया के 2/3 स्वदेशी लोग एशिया में निवास करते हैं, जो 2000 से अधिक सभ्यताओं और एवं भाषाओं का घर है। एशिया में 260 मिलियन स्वदेशी लोग हैं, जिसमें अकेले भारत का हिस्सा 90 मिलियन से अधिक है, जो इसे दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र बनाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भी स्वदेशी एवं आदिवासी आबादी अपनी सीमाओं के भीतर रहती हैं। एशियाई संदर्भ में स्वदेशी गुणों वाले लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भारत में अनुसूचित जनजाति या जनजाति, बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया में जनजातियां, और चीन में राष्ट्रीय और फिलीपींस में इनको सांस्कृतिक समुदाय इत्यादि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो स्वदेशी गुणों वाले लोगों को इन नामों से, इन जगहों में अलग अलग उससे जाना जाता है। ये कुछ इनके चित्र हैं, जिसमें इनका ये ऊपर वाला जो चित्र है, इसमें ये इनके गले में जो आभूषण पहनते हैं उस तरह से कुछ इनका ये है, और ये इनका गहने और आभूषण नीचे वाला चित्र में दर्शाता है, जिससे हम इनके रहन सहन और कल्चर को भी कहीं ना कहीं इनके जो गहने हैं, इनके जो आभूषण हैं, इसमें इनके दिखते हैं। ये इनका वनों में रहने का एक वो है, जिस तरह से वन में ये निवास करते हैं, ये किस तरह से अपने को पेड़ पौधों के बीच में रखते हैं, ये इनका एक है। इसी तरीके से इनके यहाँ त्योहारों पे और किसी पर्व पे कैसे कपड़े पहनते हैं इनके यहाँ बच्चे वगैरह इत्यादि जो इनके हैं, वो कुछ इस तरह से जिनके चित्र हैं, जिनमें ये इसी तरीके से ये बच्चा जो है, ये इनके यहाँ सबसे जो कहना चाहिए गरीबी रेखा से नीचे जिनको कहते हैं, ये उस तरह का बच्चा है। तो वो अपना कैसे जीवन निर्वाह करता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके
से आप ये वाला चित्र जो आपके सामने है, इसमें आप देखें कि ये साज-सज्जा किस तरह का, जिसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि मेकअप, और ये इनका अपना पहनावा, अ, समय त्योहारों के समय और अपने अनुष्ठानों के समय इनके कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये मत्स्य पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए मछलियों का और समुद्री जीव-जंतुओं का करने के लिए उनका इस तरह सा ये नाव के सहारे, और ये इस तरह से ये अपना जीविका चलाने के लिए ये शिकार का की सहायता, शिकार करके अपना अपनी जीविका चलाते हैं। इस तरह से ये इनका ये इनका नीचे वाला जो चित्र है, इसमें आप देखें ये इनके गले में किस तरह से इनका आभूषण और गहना है जो ये पहनते हैं, और कानों में, गले में, और ये इनका निवास स्थान इस तरह से कुछ मिलता है जो अभी भी आपको सुदूर क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। ये इनका रहन-सहन दर्शाता है। तो इस तरह से काफ़ी मैंने वो किया कि समय के अंतर्गत हम स्वदेशी लोगों के बारे में, स्वदेशी आंकड़ों के बारे में चर्चा करें, और इनको अलग-अलग नामों से जिसे जाना जाता है। मैंने ये भी इसमें आपको बताया इनकी संस्कृति और इनका जैव विविधता पे कितना विश्वास है, ये उससे कितना अपने को नज़दीक रखते हैं और उसका कितना पालन करते हैं। ये इनके यहाँ आपको हर समय पे देखने को मिलता है कि कोई भी इनके अनुष्ठान होता है या इनका होता है, तो उस तरह से ये अपनी इन सब चीज़ों को उसमें जीवन में प्रयोग करते हैं, और मुख्य रूप से ये अपनी संस्कृति और अपने रीति-रिवाज़ों से कोई समझौता नहीं करते हैं, और इनके यहाँ जो भी अनुष्ठान या जो भी इनका त्योहार का वो है, तो वो उस तरह से इसमें ये भाग लेते हैं, और इसमें इस तरह से हमने आज जो हमें ये चर्चा का विषय था स्वदेशी लोगों का मनोविज्ञान, तो उस पे आपके समक्ष अपने कुछ विचार रखे, और समय अभाव है वरना इस पे बहुत कुछ ये 1 घंटे में नहीं इस पे चर्चा हो सकती है, इसके लिए समय चाहिए। फिर भी मैंने प्रयास किया कि समयांतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करें, और जो जितना हो सका मैंने समयांतर्गत इसमें आपके सामने प्रस्तुत किए। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें छूटी हों, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने सभी चीज़ों को समाहित करके ये आज की परिचर्चा आपके समक्ष की। तो कुछ चीज़ों को चित्रों के द्वारा से मैंने आपको बताया, चार्ट के माध्यम से बताया। ये सारी चीज़ें हैं, इनके पहनावे, इनका रख-रखाव, इनका रहन-सहन, ये सब है। इसी के साथ-साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद बहुत-बहुत।